नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही चर्चित राजवंश पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिनकी कहानियां मतलब वीरता से भरी पड़ी हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अजमेर के चौहानों की और खास तौर पर पृथ्वीराज चौहान की। हमारे पास जो स्रोत है वो एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट जैसा है। टाइटल है अजमेर के चौहान, पृथ्वीराज चौहान की महिमा और पतन। अच्छा। और इसकी पहली लाइन ही काफी दिलचस्प है। जब हम राजपूत वीरता के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा। लेकिन चौहान वंश की कहानी सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये बात तो सही है। अक्सर फोकस एक ही व्यक्ति पर रह जाता है। हाँ, तो आज इसी स्रोत के आधार पर चौहानों के उदय, उनके अहम शासक, जो बड़ी घटनाएं हुई और उनके क्या विरासत रही, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये चौहान कौन थे, कहां से इनका उदय हुआ? देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो मान्यता है वो उन्हें राजपूतों के अग्निवंशी कुल का बताती है। मतलब पौराणिक कथाओं के अनुसार यज्ञ की अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई। अच्छा, अग्निकुल। हाँ, और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इनका उदय राजस्थान वाले इलाके में करीब 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। वो समय था जब गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में कई छोटी बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। चौहान उनमें से एक प्रमुख थे। और इनके जो शक्ति केंद्र थे, राजधानियां, वो बदलती रहीं क्या? स्रोत में सांभर, अजमेर, दिल्ली तीनों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में सांभर, जिसे शाकंभरी भी कहते थे, वो इनकी राजधानी थी। फिर अजय मेरू यानी आज का अजमेर बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बना। और फिर दिल्ली, किला राय पिथौरावा। हाँ, बिल्कुल। बाद में दिल्ली। ये राजधानियों का बदलना दिखाता है कि कैसे उनका प्रभाव और उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। राजस्थान से शुरू होकर वो दिल्ली तक पहुंचे। ये एक क्रमिक विस्तार था मतलब। हाँ, एक तरह से। पहले सांभर झील के आसपास अपनी शक्ति जमाई, फिर अजमेर जैसा स्ट्रेटेजिक शहर बसाया, किला बनाया और आखिरकार दिल्ली पर नियंत्रण। किला राय पिथौरा उसी दौर का है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान से पहले के कुछ शासकों की बात करते हैं। स्रोत में वासुदेव चौहान का नाम है, जिन्हें संस्थापक माना जाता है, 8वीं सदी के आसपास। हाँ, वासुदेव को पारंपरिक तौर पर पहला शासक मानते हैं, लेकिन वंश को असली मजबूती और पहचान जिन्होंने दी, उनमें अजयराज चौहान का नाम बहुत अहम है। 11th-12th सेंचुरी के आसपास। अजयराज। हाँ, अजमेर शहर उन्हीं के नाम पर है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ही अजमेरू शहर बसाया, जो आज अजमेर है, और वहां एक बहुत मजबूत किला बनवाया, जिसे बाद में तारागढ़ कहा गया। तारागढ़ किला अजमेर का। अच्छा, तो ये दिलचस्प है कि दिल्ली से पहले अजमेर को इतना मजबूत किया गया। स्रोत भी यही कहता है कि दिल्ली की ओर बढ़ने से पहले राजस्थान में शक्ति जमाई। ये कोई खास रणनीति थी अजयराज की? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताता, पर ये उनकी दूरदर्शिता जरूर दिखाता है। देखिए, किसी भी बड़ी शक्ति के लिए पहले अपना बेस मजबूत करना, अपने संसाधन इकट्ठे करना, ये बहुत जरूरी होता है। सही बात है। और अजमेर की लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण थी, सामरिक तौर पर भी और व्यापार के रास्तों पर भी। तो उसे एक मजबूत गढ़ बनाकर ही दिल्ली जैसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना ज्यादा व्यवहारिक था। समझ गया। और इसी मजबूत नींव पर फिर उदय हुआ इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का, पृथ्वीराज चौहान। स्रोत उनका शासनकाल 1177 से 1192 बताता है। जन्मतिथि पर थोड़ी बहस है, पर शासनकाल यही माना जाता है। हाँ, काफी कम उम्र में ही उन्हें गद्दी मिल गई थी। और उन्होंने सिर्फ विरासत संभाली नहीं, बल्कि उसे बढ़ाया भी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, काफी बड़े इलाके में उनका प्रभाव फैला। पर स्रोत सिर्फ वीरता की बात नहीं करता, उनकी बुद्धिमत्ता और कला संरक्षण की भी बात करता है। ये महत्वपूर्ण है, मतलब कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक शासक के तौर पर उनमें और भी गुण थे। हाँ, जैसे दरबाही कवि चंद्रबरदाई का जिक्र है, और उनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये दिखाता है कि उस युग में शासक अक्सर कवियों, विद्वानों, कलाकारों को संरक्षण देते थे। ये दरबारी कवि एक तरह से राजा की छवि बनाते थे, उनकी वीरता की गाथाएं लिखते थे। हाँ, उनकी लेगेसी बनाते थे। हाँ, पृथ्वीराज रासो इसी का एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें ऐतिहासिक तथ्य और काव्यात्मक कल्पना दोनों का मिश्रण है। ये तो है। खैर, अब आते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।
तराइन के युद्ध, यहां से कहानी बहुत नाटकीय हो जाती है। बहुत ही निर्णायक युद्ध थे ये। स्रोत 2 युद्धों का जिक्र करता है। पहला 1191 में, तराइन का पहला युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, बुरी तरह हराया। हाँ, गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। ये पृथ्वीराज की सैन्य कुशलता का बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन ये जीत कह सकते हैं कि टिक नहीं पाई। ठीक अगले ही साल 1192 में गौरी फिर आया, पूरी तैयारी के साथ। और इस बार भी युद्ध तराइन के मैदान में ही हुआ। हाँ, तराइन का दूसरा युद्ध। और इस बार नतीजा एकदम उलट गया। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी ये। सही कह रही हैं। इसका असर बहुत गहरा हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ चौहान वंश के पतन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता खोल दिया। इसके परिणाम सदियों तक महसूस किए गए, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर स्तर पर। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत, जैसा आपने कहा। हाँ, इन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी बहुत सी किंवदंतियां और लोक कथाएं भी हैं, जो शायद इतिहास से ज्यादा लोगों को याद हैं। हाँ, ये अक्सर होता है महान व्यक्तित्वों के साथ। जैसे संयोगिता की कहानी, कन्नौज की राजकुमारी, उनके स्वयंवर से पृथ्वीराज का उन्हें ले आना। पृथ्वीराज रासों में इसका बड़ा रोमांचक वर्णन है। हाँ, ये कहानी बहुत लोकप्रिय है। उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह भी दिखाती है। और दूसरी मशहूर किंवदंती है शब्द भेदी बाण वाली। हाँ, कि बंदी बनाए जाने और अंधा कर दिए जाने के बाद भी उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर तीर से गौरी को मार दिया, चंद बरदाई की मदद से। जी, अब यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इतिहास और किंवदंती कैसे घुल मिल जाते हैं। पृथ्वीराज रासो, जैसा हमने कहा, उस समय का महत्वपूर्ण काव्य है, पर वो आज के मानकों पर सटीक इतिहास नहीं है। उसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ लोक कथाएं, वीरता के थोड़े बढ़े चढ़े वर्णन, काव्यात्मक छूट, ये सब मिला हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ ऐतिहासिक नायक लोक नायक बन जाते हैं और उनकी कहानियां भावनाओं और प्रेरणाओं के साथ जुड़कर बदलती रहती हैं। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जिस पृथ्वीराज को जानते हैं उसमें कितना इतिहास है और कितनी कहानी। खैर, अंत में अगर देखें तो चौहानों की और खासकर पृथ्वीराज की विरासत क्या है, उन्हें किस लिए याद रखा जाता है? स्रोत के हिसाब से उन्हें मुख्य रूप से बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनकी वीरता और प्रतिरोध के लिए याद किया जाता है। हाँ, पृथ्वीराज की छवि एक ऐसे योद्धा की है जो आखिरी दम तक लड़ा। बिल्कुल, उनकी सैन्य विरासत इसी प्रतिरोध की है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, उनकी विरासत सिर्फ युद्ध तक नहीं है, स्थापत्य कला में भी योगदान है। हाँ, जैसे अजमेर का तारागढ़ किला। हाँ, जो अजय राज के समय शुरू हुआ और विकसित होता रहा, और दिल्ली का किला राय पिथौरा, ये निर्माण उनके शासन, उनकी सोच और उस समय की क्षमता के गवाह हैं। आज भी मौजूद है। सही, और शायद इससे भी बढ़कर उनका साहस, उनकी कहानी, खासकर हार के बावजूद लड़ने का वो जज्बा, वो राजपूत शौर्य का प्रतीक बन गया। हाँ, ये उनकी विरासत का बहुत अहम पहलू है। भले ही तराइन में दिल्ली हाथ से गई, सत्ता बदल गई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का वो आखिरी संघर्ष, वो भारतीय मानस में वीरता और बलिदान के तौर पर दर्ज हो गया। हार के बावजूद उनका नाम मिटा नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अलग तरह से अमर हो गया, प्रतिरोध के नायक के रूप में। स्रोत के आखिर में भी कुछ ऐसी बात है। चौहानों ने दिल्ली भले ही खो दी, लेकिन उनकी वीरता की विरासत आज भी भारतीय स्मृति में जीवित है। पृथ्वीराज चौहान शाश्वत राजपूत योद्धा बने हुए हैं, जिन्हें विदेशी विजय के खिलाफ खड़े अंतिम हिंदू राजा के रूप में याद किया जाता है। ये दिखाता है कि इतिहास में हार भी कभी-कभी ज्यादा यादगार बन जाती है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। जिस तरह से इतिहास, मतलब तराइन के युद्ध जैसे तथ्य, और किंवदंतियां जैसे रासों की कथाएं, ये आपस में गुंथी हुई हैं, वो पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों के बारे में हमारी समझ को कैसे बनाती है। ये सोचने की बात है कि समय के साथ कथाएं कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं, उनके कौन से हिस्से ज्यादा याद रखे जाते हैं और क्यों। और ये सब मिलकर हमारी सामूहिक स्मृति को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल, इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हुआ, बल्कि ये भी है कि हम उसे कैसे याद रखते हैं और क्यों याद रखते हैं।